बताते हैं। लीगल एस्पेक्ट इसका ये है और इसमें सुखद जो खबर है वो पवन जायसवाल जी के पक्ष में कैसे आया है। कोर्ट चाहे तो कह सकता है कि भाई जो सेकंड जो रनर है उसको विनर बना दीजिए। कोर्ट चाहे तो कहेगा कि फिर से इलेक्शन हो जाए। कोर्ट चाहे तो कह देगा कि रिकाउंटिंग हो जाए। कोर्ट चाहे तो ये भी कह देगा कि रनर को ही विनर माना जाए, क्योंकि वोट का फासला फर्जी वोटिंग से ज़्यादा है। जो फैसल रहमान साहब का जो तर्क है कि उनकी सरकार थी, SIR उनकी सरकार ने कराया था, तो कैसे हो जाए। तो अब सरकार के सामने मामला थोड़े है, एवरीथिंग इज इन कोर्ट रिकॉर्ड। पवन जायसवाल जी का कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी वोटर्स हैं, मतलब हजारों की संख्या में वोटर्स जो बाहर थे वो वोटिंग कर दिए और जीत हार का फासला मात्र 178 ये से है। तो उस आधार पर कोर्ट जो है हो सकता है पवन जायसवाल जी के पक्ष में फैसला दे दे। लेकिन अगर पॉइंट में दम होगा, पवन जायसवाल जी के पॉइंट में दम होगा और उस हिसाब से जो जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो चुनाव आयोग से मांगा जाए या ये खुद जो है वो फैसल रहमान साहब से मांगा जाए, तो उन जवाबों में अगर संतुष्ट ये लोग जवाब से कर दिए तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन साफ शब्दों में अगर आप बताएं वकील की नज़र से, कानूनी नज़र से, तो क्या हो सकता है इस केस में? नहीं, देखिए, कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन, कोर्ट हैज़ एवरी पावर टू डू एनीथिंग इन रिगार्ड ऑफ दिस केस। ऑनरेबल हाई कोर्ट माननीय जो यहाँ के विधायक हैं ढाका के फैसल रहमान साहब, उनको नोटिस करता है या फिर चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगता है या किस तरह करता है, ये देखने लायक हो। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नतीजा भी सामने आ गए। बात ढाका विधानसभा की होगी। ढाका विधानसभा में, बिहार विधानसभा के सभी जगह जैसे चुनाव हुआ, ढाका विधानसभा में भी हुई। ढाका विधानसभा पूरे बिहार विधानसभा में सबसे ज़्यादा चर्चित और हॉट सीट बना रहा और चर्चा का विषय नतीजा आने के बाद भी आज ही रहा। ढाका विधानसभा में नतीजा आया जिसके हार जीत का फासला मात्र 178 वोट रहा, जिसके बाद पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने इसको लेकर कोर्ट तक पहुंच गए। उन्होंने यहाँ के वर्तमान विधायक पर आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से वोट डलवाए और गलत लोगों से वोट डलवाए। जो दूसरे राज्य में रह रहे हैं उनसे, उनके नाम पर वोट डल गया। जो मृत थे उनके नाम पर वोट डल गया। जो जेल में थे उनके नाम पर वोट डल गया। जो विदेश में रह रहे थे उनके नाम पर वोट डल गया। इसको लेकर पवन जायसवाल कोर्ट तक पहुंचे। हमारे साथ मोतिहारी जिला का सुप्रसिद्ध वकील SK पंकज सर हमारे साथ हैं। हम जानेंगे कि इसका लीगल प्रोसेस क्या हो सकता है। एक पक्ष कह रहा है कि फिर से री इलेक्शन होगी, तो एक पक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब फैसल रहमान से पूछा जाता है तो उन्होंने कहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जब उनकी सरकार थी, जब उनकी सरकार SIR कराए, उसके बाद मरे हुए लोगों का नाम कैसे रह गया, दूसरे राज्य में जो लड़ रहा है उनका नाम कैसे रह गया। बाकी लीगल प्रोसेस जानेंगे कि वकील की नज़र से क्या हो सकता है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद LV शाह जी, और शाह न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो ढाका की शान हैं, चंपारण की आन बान शान है। आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है ढाका विधानसभा का चुनाव। आप देखे होंगे कि बड़े बड़े नेशनल चैनलों पर भी इसकी चर्चा हुई है। रजत शर्मा जो है इंडिया TV वाले, वो एक अलग से कुछ उनका भी वायरल हो रहा है। देखिए, इसमें है ये कि जो माननीय पूर्व सांसद हैं, माननीय पूर्व विधायक पवन जायसवाल जी, उन्होंने एक याचिका माननीय हाई कोर्ट पटना में, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना में उन्होंने एक याचिका डाली है जिसमें उन्होंने कैंडिडेचर को लेकर के, उम्मीदवारी जो है इनकी वो लेकर के और फर्जी वोटिंग को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है। तो इसमें लीगल पहलू ये कहा जा रहा है, जैसा कि मीडिया सूत्र बताते हैं, लीगल एस्पेक्ट इसका ये है और इसमें सुखद जो खबर है वो पवन जायसवाल जी के पक्ष में कैसे आया है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि चाहे वो PIL हो या कोई भी तरह की याचिका हो, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में दायर होते हैं या दर्जनों की संख्या में दायर, यानी बड़ी संख्या में दायर होते हैं। लेकिन वो सभी मामले जो है वो एडमिट नहीं होते, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। प्रथम दृष्टया हाई कोर्ट को अगर लगता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट को, कि हाँ इस मामले को एडमिट किया जाना चाहिए, तो ही एडमिट होता है। तो ये वाला जो याचिका की बात आप कर रहे हैं वो एडमिट हो चुका है। वो एडमिट हो चुका है, तो अब आगे का प्रोसेस होगा और आगे के प्रोसेस में ऑनरेबल हाई कोर्ट क्या करता है ये देखने लायक होगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट माननीय जो यहाँ के विधायक हैं ढाका के फैसल रहमान साहब, उनको नोटिस करता है या फिर चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगता है या किस तरह करता है, ये देखने लायक होगा।
उसका अपडेट जब देखा जाएगा, आएगा सामने, तो उस पर बात किया जाएगा। लीगल एस्पेक्ट ये होता है कि पहले केस जो है वो याचिकाएं एडमिट होती हैं, एडमिशन के बाद जो है वो नोटिस जाता है, संबंधित लोगों से पक्ष पूछा जाता है, पक्ष अगर संतोषजनक पाया गया तो फिर जो है वो केस खारिज होता है। मतलब कि आपको कहा जाएगा कि हाँ, इन पॉइंट्स पर आपकी जो याचिका थी उसका आधार गलत था, और अगर उस पक्ष में सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं आया तो माननीय हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना और एनी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑफ द country has the power to just commit or to just organize an inquiry or to just call for an inquiry report। तो ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मांग सकता है ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना, एंड आफ्टर दैट लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये देखना होगा कि क्या होता है, यही इसमें मामला है, लीगल एस्पेक्ट इसका ये। लेकिन वकील साहब, ढाका जो बड़ा चर्चा का विषय है, इलेक्शन के टाइम भी और इलेक्शन के बाद भी हर जगह ये होता है कि इलेक्शन के टाइम में गर्म रहता है, हॉट सीट बना रहता है, लेकिन ये इलेक्शन के बाद नतीजा आने के बाद भी ढाका हॉट सीट बना हुआ, चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के अलग संसद में इनकी बात चल गई जब 178 के जीत हार का अंतर सामने आया तो। लेकिन साफ शब्द में अगर आप बताएं वकील के नज़र से, कानूनी नज़र से, तो क्या हो सकता है इस केस में? नहीं, देखिए, कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन, कोर्ट हैज़ एवरी पावर टू डू एनीथिंग इन रिगार्ड ऑफ दिस केस फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। कोर्ट को हर तरह की शक्ति है, कोर्ट का विशेषाधिकार है, वो चाहे जो कर ले, लेकिन अगर पॉइंट में दम होगा, पवन जायसवाल जी के पॉइंट में दम होगा, और उस हिसाब से जो जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो चुनाव आयोग से मांगा जाए या ये खुद जो है वो फैसल रहमान साहब से मांगा जाए, तो उन जवाबों में अगर संतुष्ट ये लोग जवाब से कर दिए तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं कर पाए, जैसा कि पवन जायसवाल जी का कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी वोटर्स हैं, मतलब हजारों की संख्या में वोटर्स जो बाहर थे वो वोटिंग कर दिए और जीत हार का फासला मात्र 178 ये से है, तो उस आधार पर कोर्ट जो है हो सकता है पवन जायसवाल जी के पक्ष में फैसला दे दे, या जैसा कि ये कह रहे हैं कि अब जो फैसल रहमान साहब का जो तर्क है कि उनकी सरकार थी, SIR उनकी सरकार ने कराया था, तो कैसे हो जाए? तो अब सरकार के सामने मामला थोड़े है, एवरीथिंग इज इन कोर्ट रिकॉर्ड। तो कोर्ट ये तो मानेगा नहीं कि इनकी सरकार ने गलत किया इसलिए अब ये अगर आ रहे हैं तो इनको पहले ही गलत मान लिया जाए। कोर्ट में पवन जायसवाल जी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर के रूप में नहीं गए हैं, चुनाव आयोग के द्वारा जो इलेक्टोरल जो ये फेस्टिवल हुआ, चुनावी समर जो हुआ, उस चुनावी समर में कूदे हुए एक प्रत्याशी हैं जो भारत की का एक आम आदमी हो सकता है। तो एक आम आदमी के रूप में वहाँ कोर्ट गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में, पूर्व विधायक के रूप में, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के रूप में नहीं गए। तो एक आम आदमी अगर लेकर के गए, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मुझे लगता है कि जैसे ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, या ये मेरे साथ, या जो मेरे जूनियर्स हैं वो काम कर रहे हैं, अगर उनसे ही कोई गलती हुई, उस गलती के खिलाफ मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, तो ऐसा माना जाएगा कि वो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि याचिकाकर्ता के अपने लोगों ने गलती किया इसलिए इसको सही माना जाए। नहीं, याचिकाकर्ता की बातों में कितनी सच्चाई है और उनके बातों में कितना तर्क में दम है, ये देख करके कोर्ट कोई भी फैसला देता है। तो फैसल रहमान जी का ये तर्क मुझे मतलब वो बहुत उचित नहीं लग रहा है। ये पॉलिटिकली ये तर्क हो सकता है, लॉजिक हो सकता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, मतलब उन्हें भी मैं आदर और सम्मान के साथ उनका भी नाम ले रहा हूँ। तो माननीय विधायक जी का ये तर्क नहीं चलेगा। हाँ, ये तर्क चल सकता है कि इनके द्वारा लगाया जा रहा आरोप कि भाई 1000 लोग जो बाहर थे और उनका वोट पड़ गया, ये गलत है। अगर ये वो साबित कर देते हैं तो फिर मामला रफा दफा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इस साफ शब्दों में अगर पवन जायसवाल के पक्ष में दलीलें आ जाती है, कोर्ट का आदेश आ जाता है, तो क्या होगा? रिकाउंटिंग होगा या री इलेक्शन? बहुत बढ़िया, ये भी कोर्ट के ऊपर है। पहली बात तो ये देखिए कि पवन जायसवाल जी कोर्ट में ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हाँ, अगर चुनावी प्रक्रिया गलत है तो आप उनको हटा करके हमको विधायक बना दीजिए। ये बात वो साबित तो कोर्ट में नहीं कर सकते हैं, या अगर कर दिए तो बन जाएंगे। और कोर्ट
तरह से संतुष्ट होता है, ये देखना होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि ये लोग प्रोजेक्टेड लोग हैं, प्रायोजित लोग हैं, जिनका जानबूझ करके वोटर लिस्ट में नाम बनाया गया, वो लोग बाहर थे और वोट दिलवा दिया गया और 178 वोटों से हार जीत हुई है और 1000 लोग ऐसे आए, कोर्ट चाहे तो कह सकता है कि भाई जो रनर है उसको विनर बना दीजिए। कोर्ट चाहे तो कहेगा कि फिर से इलेक्शन हो जाए। कोर्ट चाहे तो कह देगा कि रिकाउंटिंग हो जाए। कोर्ट चाहे तो ये भी कह देगा कि रनर को ही विनर माना जाए, क्योंकि वोट का फासला फर्जी वोटिंग से ज़्यादा है, मतलब कम है। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें कोर्ट के ऊपर होती है और चीज़ों को जब देखा जाता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इसमें जो है वो रिपोर्ट्स कई तलब की जा सकती है, इन सब आधार पर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। जनता को, जो पवन जायसवाल के समर्थक हैं, उनको थोड़ा सा सब्र करके इसका वेट करना होगा। और फैसल रहमान जी के भी समर्थकों को, चूँकि आरोप तो उन पर भी लगा है, तो दोनों माननीयों के समर्थकों को थोड़ा दिल थाम के रखना होगा। कब धड़कन उनकी बढ़ेगी और कब किसका बीपी बढ़ेगा और कब किसका बीपी कम होगा, ये माननीय उच्च न्यायालय तय करेगा। लेकिन अब लास्ट में एक सवाल रहेगा, क्योंकि ढाका में दो ऐसे चेहरे हैं, पवन जायसवाल और फैसल रहमान, जिनके समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर अपने अपने दावा को मजबूत बता रहा है। कोई कह रहा है कि सरकार उनकी थी, जैसे मैंने शुरू में रिपीट किया सवाल फिर से, कि SIR थे उनकी, फिर से कैसे हो गया, उन्होंने फर्जी कराया, ये फर्जी कराया। तो फर्जी का आरोप पवन जायसवाल भी फैसल रहमान पे कराया। पवन जायसवाल का यह भी मानना है कि जो 1789 वोट फर्जी डले हैं, वो ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम समाज से, जो इनके पक्ष में वोट डाला है। तो आपके नज़र से आप कैसे कह सकते हैं कि इनके पक्ष में? पहली बात तो ये है कि एक वकील से आप जो है वो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछे जिसमें दो धर्म की, दो जाति की बात हो। जैसे पवन जायसवाल ने इंडिया टीवी के, ठीक है, मैं समझ गया बात। मैं अपने तरफ से आपको जो है एक अनुरोध किया हूँ, एक रिक्वेस्ट किया हूँ। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों के अपने अपने सोशल मीडिया पे दावे हैं, तो सोशल मीडिया पर दावा, राजनीतिक दावा, सामाजिक दावा, ये तीनों अलग चीज है। और कानूनी दावा, कानूनी पक्ष, कानूनी मजबूती और कानूनी ऑथेंटिसिटी, लीगल ऑथेंटिसिटी, ये एक अलग चीज होता है। जैसे सपोज करिए कि एक लड़का एक लड़की दोनों जो है वो प्यार कर लें, दोनों दूसरे जाति या दूसरे धर्म के हों और शादी कर लें, तो समाज के नज़र में क्या होगा? ये गलत होगा। ये आपको जो है वो नैतिकता के पैमाने पे, जो लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, उनके नज़र में भी गलत होगा। हम और आप भी चाहे कितना भी कानून बघार लें, लेकिन अगर अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ये होगा तो हम लोग भी मने मन या कानूनी ढंग से विरोध कर ही देंगे। लेकिन कानून इसको क्या कहता है? सही मानता है। तो उसी तरह से कानून क्या कह रहा है? कानून जो है वो फैसल रहमान जी के पक्ष को, कानूनी पक्ष ज़्यादा मजबूत है या पवन जायसवाल जी का कानूनी पक्ष ज़्यादा मजबूत है, ये देखने लायक चीज़। चलिए, तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, का विधानसभा के पवन जायसवाल और फैसल रहमान का जो मुद्दा है, नतीजा का 178 का, उस पर बात कर रहे थे कि वकालत वाला जो मेन शब्द है, बयान है, क्या हो सकता है। एक वकील के रूप में जो मेन इस पर डिसीजन होना है, क्या होगा, वो बात कर रहे थे। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।